हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक की भूगोल का अध्याय 2 पृथ्वी के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ब्रह्मांड संबंधी जो सिद्धांत दिए गए हैं अलग अलग भूगोलवेत्ताओं के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें से सबसे आधुनिक सिद्धांत जो है वह बिग बैंग सिद्धांत है। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो ब्रह्मांड, आकाशगंगा, तारे, ग्रह आदि की उत्पत्ति संबंधी आधुनिक सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। तो मतलब कि सबसे नया सिद्धांत जो है वह बिग बैंग सिद्धांत है, जो हमें यह बताता है कि ब्रह्मांड, आकाशगंगा, तारे और ग्रह की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। इस सिद्धांत को विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है और इस सिद्धांत का आधार पदार्थों में विस्फोट है। तो यह जो सिद्धांत है वो क्या मानता है? वह मानता है कि ब्रह्मांड की जो रचना हुई है, जो उत्पत्ति हुई है, वो कैसी हुई है? जब पदार्थों में विस्फोट हुआ था तो उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और इसके अनुसार उत्पत्ति काल से लेकर आज तक ब्रह्मांड निरंतर फैलता रहा है तथा उसके पदार्थ शीतल होते रहे हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। नंबर 1, आरंभिक अवस्था में ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले सभी पदार्थ अत्यंत छोटे गोलक या एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। छोटे गोलक का आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। तो इसे हम चित्र में से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि जो ब्रह्मांड है वह एक छोटे गोलक के रूप में है। किस तरीके से है? वो एक छोटे गोलक के रूप में है, एक गोलक के रूप में है। ठीक है, ये तीर के निशान से दिखाया जा रहा है, जो काला बिंदु दिखाई दे रहा है ना, यह एक ब्रह्मांड है जो एक छोटे गोलक के रूप में है और इसका जो आयतन है वो बहुत सूक्ष्म है और तापमान तथा घनत्व कैसा है? अनंत है। अब इसमें क्या हुआ कि इस छोटे गोलक में बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में आकस्मिक जोरदार विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ। तो इसमें क्या हो गया? इसमें हमने देखा कि इस छोटे गोलक में आकस्मिक जोरदार विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण पदार्थों का बिखराव हो गया। फिर और ब्रह्मांड में तीव्र गति से विस्तार हुआ। अब यहाँ पर विस्फोट हुआ और विस्फोट होने से पूरा पदार्थ बहुत दूर दूर तक फैल गया। ठीक, इससे क्या हो गया? तीव्र गति से विस्तार हुआ और वैज्ञानिकों के अनुसार यह घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का विस्तार निरंतर जारी है और विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो विस्फोट हुआ है और विस्फोट होने के बाद जो पदार्थ हैं वह ऊर्जा में परिवर्तित हो गया और विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश में, मतलब 1 सेकंड के समय में ही बहुत तेजी से विस्तार हुआ और इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। मतलब जैसे ही विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के 3 मिनट के अंतर्गत पहला परमाणु बना। अब तीसरा पॉइंट कह रहा है कि बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणिक पदार्थ का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर जब विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से क्या हो रहा है? आप यहाँ देख रहे हैं परमाणु का निर्माण हुआ। इन परमाणु के निर्माणों से क्या बनेगा? अब इन परमाणु के निर्माण से आकाशगंगा बनेगी, फिर तारे बनेंगे और उसके बाद फिर ग्रह बनेंगे। तो इसी के कारण ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। यह सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ साथ अन्य खगोलीय पिंडों के निर्माण के बारे में बताता है। छोटे गोलक में विस्फोट होने के कारण पदार्थों का विस्तार हुआ। अभी आपने देखा था कि जो छोटा गोलक था तो उस छोटे गोलक में क्या हुआ था? उसमें विस्फोट हुआ था, है ना। और विस्फोट होने के कारण
जो पदार्थ थे वह क्या हो गए थे, फैल गए थे, है ना। और उन पदार्थों से फिर क्या हुआ, पिंडों का निर्माण हुआ और इन पिंडों के आकार में वृद्धि होने के कारण आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, ये पिंड तैयार हुए और इनसे आकाश गंगाएं तैयार हुई। फिर इन आकाश गंगाओं में भी क्या हुआ, विस्फोट हुआ तथा विस्फोट से निकले पदार्थों के समूह से तारों का निर्माण हुआ और इसी तरह प्रत्येक तारे के विस्फोट से ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक, अब इस चीज को, बिग बैंग के सिद्धांत को हम एक वीडियो से फिर से पूरी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। इसको ध्यान से देखिए, आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी, है ना। ये आपका छोटा गोलक, उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के कारण जो पदार्थ था वह दूर तक फैला और दूर तक फैलने के कारण फिर वह क्या हुए, आपस में वह पदार्थ है क्या किए, उन्होंने आकाश गंगा का निर्माण किया। आकाश गंगा में भी क्या हुआ, फिर विस्फोट हुआ और उसमें तारे बने, में विस्फोट हुआ तो उससे ग्रह निकल कर आए, जिसमें हमारी पृथ्वी, बुध है ना, जितने भी आपके ग्रह हैं वो सारे ग्रह यहाँ पर निकल कर आए। फिर प्रश्न दूसरा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो अभी हमने क्या देखा था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय विभिन्न साक्ष्यों जैसे घनत्व, दबाव, तापमान, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप, खनन प्रबंधन, ज्वालामुखी, उद्गार आदि के आधार पर अनेक विद्वानों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में, मतलब भूपर्पटी, मेंटल तथा क्रोड में विभाजित किया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपकी पृथ्वी है और इस पृथ्वी में आप देखेंगे कि जब आंतरिक, ये जो आपका हिस्सा दिखाई दे रहा है ये आंतरिक क्रोड हो जाएगा आपका, ये आपका आंतरिक क्रोड, ये आपका बाह्य क्रोड हो गया। फिर यहाँ पर आप क्रोड मेंटल सीमा वगैरह देख रहे हैं, ये मेंटल हो गया आपका, ये स्थल मंडल हो गया, ये भूपर्पट्टी हो गई, है ना। ठीक, तो इसे हम विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भूपर्पट्टी। यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है और यह बहुत ही भंगुर, क्षण भंगुर होता है, मतलब जल्दी टूट जाने की इसकी प्रवृत्ति होती है। तो ये जो ऊपरी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ऊपरी परत दिखाई दे रही है, ये आपकी भूपर्पट्टी है। ठीक है ना, यहाँ पर एक टुकड़ा हमने ले लिया है पृथ्वी का, तो इसमें हम जो देख रहे हैं ये आपकी भूपर्पट्टी है। इस भूपर्पट्टी पर ही हम लोग निवास करते हैं। यहाँ पर पहाड़, पर्वत, नदियाँ, झील, तालाब सभी कुछ पाए जाते हैं, है ना। ठीक, तो ये भूपर्पट्टी है। भूपर्पट्टी की जो मोटाई है महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है और महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। तो ये जो आपकी हिस्सा दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, आपका भूपर्पट्टी हो गया। दूसरा है मेंटल। तो भूगर्भ में पर्पट्टी के नीचे का भाग, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है कि भूपर्पट्टी के नीचे का जो भाग होता है वह मेंटल कहलाता है। भूपर्पट्टी के नीचे का भाग क्या हो जाएगा, वह मेंटल हो जाएगा। और यह मोह अशांतत्व से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। तो ये कहाँ तक पाया जाता है, 2900 किलोमीटर तक की गहराई होगी। जब हम पृथ्वी के नीचे देखेंगे तो ये 2900 किलोमीटर तक के में मेंटल पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। तो ये जो मेंटल है इसका जो ऊपरी भाग है ना, तो इसका ऊपरी भाग क्या कहलाता है, दुर्बलता मंडल कहलाता है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। आपने ज्वालामुखी देखा होगा, ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे जो लावा मिलता है तो वह कहाँ से निकल के आता है, इसी क्षेत्र से निकल कर आता है। भूपर्पट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं और इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है और निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है। यह ठोस अवस्था में
है। इसके बाद आता है क्रोड। तो क्रोड व मेटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। क्रोड को दो भागों में बांटा जाता है, पहला है बाह्य क्रोड और वो दूसरा है आंतरिक क्रोड। ठीक है, अब क्रोड यहाँ पर इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि आपका आंतरिक क्रोड हो गया और ये आपका बाह्य क्रोड हो गया, है ना, दो प्रकार के क्रोड हो गए। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकिल व लोहे का बना है। इसे नीफे परत के नाम से भी जाना जाता है। नीफे को कैसे याद रख सकते हैं? निकिल का Ni है ना, और लोहे का जिसे फेरम बोलते हैं, तो फेरन है ना, तो इसमें से Fe ले लीजिए, NiFe, इसे कहा जाएगा नीफे। ठीक है, तो जो क्रोड होता है वह किससे बना होता है? नीफे से बना होता है, मतलब निकिल से और लोहे से बना होता है। ये आपका एरो का निशान है, वह बता रहा है कि यह क्रोड है। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रश्न तीसरा, भूगर्भ की जानकारी के स्रोतों को सविस्तार वर्णन कीजिए। तो भूगर्भ की जानकारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साधनों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। मतलब हम भूमि के आंतरिक या उसके अंदर की जानकारी चाहते हैं, है ना, तो हमें कुछ साधनों की जरूरत होगी, कुछ स्रोतों की जरूरत होगी। तो ऐसे कौन से स्रोत हैं जो हमें भूगर्भ की जानकारी देते हैं? तो भूगर्भ की जानकारी दो साधनों से मिलती है, एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष साधन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। खनन या धरातली ठोस चट्टान। खनन मतलब होता है जो जब हम ना खुदाई वगैरह करते हैं, है ना, जैसे कोयला निकालते हैं तो कोयला भी हम जमीन के अंदर से निकालते हैं, है ना, तो उसके लिए खनन किया जाता है। और या फिर हम जो धरातली ठोस चट्टानें होती हैं, मतलब स्थल मंडल पे अपनी भूप्रपट्टी पे जो चट्टानें पड़ी होती हैं, उस चट्टानों के माध्यम से भी हम भूगर्भ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेधन या पृथ्वी की गहरी खुदाई करना। तो प्रवेधन मतलब जमीन के अंदर बहुत गहरे खुदाई की जाती है, उसे प्रवेधन कहा जाता है। और आज तक सबसे गहरा प्रवेधन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। ये सबसे गहरा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे नीचे तक खुदाई की गई है। और इन परियोजना तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजना के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद है तीसरा, ज्वालामुखी उद्गार। तो ज्वालामुखी जो होता है उससे क्या होता है? लावा वगैरह निकलता है। तो लावा के साथ जो पदार्थ निकल कर आते हैं, तो उन पदार्थों से हम क्या करते हैं? उनसे अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं कि पृथ्वी के अंतर्गत या पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है। ठीक, इसी तरीके से अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, जैसे तापमान, दबाव व घनत्व में परिवर्तन। आपने देखा होगा कि अगर हम अपनी पृथ्वी के बारे में ही बात करें तो इतने सारे जो देश हैं, कहीं पर गर्मी अधिक होती है, कहीं ठंडा अधिक होती है, कहीं पर, है ना, तो इस तरीके का जो वातावरण होता है, मौसम होता है, जलवायु होती है, तापमान होता है, तो वो सब कैसे होता है? अलग अलग होता है। तो तापमान, दबाव और घनत्व में परिवर्तन से भी हम क्या कर सकते हैं? भूगर्भ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उल्काओं से प्राप्त पदार्थ का विश्लेषण। हम जानते हैं कि जो उल्काएं हैं वो एक ही पदार्थ से बनी हुई हैं, है ना, तो उनसे प्राप्त जो पदार्थ होते हैं तो उनका विश्लेषण करके भी भूगर्भ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण की विसंगति। अलग अलग जगह अलग अलग गुरुत्वाकर्षण होता है, उसके द्वारा भी या उसके माध्यम से भी भूगर्भ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है चुंबकीय सर्वेक्षण और पांचवा है भूकंपीय गतिविधियां। तो भूकंपीय गतिविधियां जो होती हैं, इनके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो भूकंप होते हैं, है ना, पी तरंगे, एस तरंगे वगैरह, ठीक, तो इसके आधार पर भी पी तरंगे कहाँ पर आती हैं, एस तरंगे कहाँ पर आती हैं, है ना, इनके माध्यम से भी हम भूगर्भ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न चौथा है, कांट व चैम्बरलिन की पृथ्वी उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो प्रारंभिक सिद्धांत या एक तारक परिकल्पना, ठीक है, मतलब जो कांट हैं उन्होंने जो सिद्धांत दिया है कांट ने, तो उनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक सिद्धांत या तारक परिकल्पना। ठीक है,
तो इस सिद्धांत से ये जुड़े हुए हैं। तो इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। तो ये जो कांट महोदय जी हैं ये मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, एक तारे से हुई है। मतलब एक तारा था, उसमें विस्फोट वगैरह हुआ और उसके द्वारा क्या हुआ, अन्य ग्रह वगैरह का निर्माण हुआ, पृथ्वी वगैरह का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस परिकल्पना को समझ लेते हैं। इस परिकल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले 1749 में फ्रांसीसी विद्वान कास्टे द बफन ने किया और इसके बाद इस परिकल्पना को कांट ने 1755 में गुरुत्वाकर्षण नियमों के आधार पर लोकप्रिय बनाया। 1796 में लाप्लास ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। तो कांट महोदय ने जो परिकल्पना दी, उन्होंने जो परिकल्पना दी तो उसमें किसने सुधार किया, उसमें लाप्लास ने सुधार किया और उनका जो संशोधन था उसे निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। तो क्या माना जा रहा है, ये जो एक तारक है परिकल्पना है, इसमें क्या माना जा रहा है, इसमें माना जा रहा है कि जो ग्रह हैं तो ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, एक धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है जो सूर्य की युवा अवस्था से संबंध थे। तो उस समय जो सूर्य था वो कैसा था, युवा अवस्था में था और उनका कहना था कि ब्रह्मांड में एक तप्त एवं धुरी पर तीव्र गति से घूमती हुई निहारिका थी और निहारिका की गति के कारण विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास होने लगा जिससे बाहरी भाग शीतल होने लगा और शीतलता के कारण उसमें संकुचन होने लगा। ये किसने माना, कांट के द्वारा माना गया है, जिससे निहारिका के आकार एवं आयतन में कमी आने लगी। आयतन की कमी के कारण निहारिका की गति में वृद्धि होने लगी जिससे केंद्रोपसारी बल के कारण उसका मध्य भाग भारहीन होने लगा। मध्य भाग के निरंतर शीतल एवं सिकुड़ने के कारण छल्ले के रूप में पृथक हो गया और यही छल्ले बाद में शीतल होकर ग्रहों के रूप में बने। हमारी पृथ्वी भी इन्हीं में से एक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से है ना विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद ग्रह तैयार हुए, है ना, इसको देख सकते हैं। इसके बाद है मोल्टन व लाप्लास की पृथ्वी उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो मोल्टन के द्वारा और चैम्बरलिन के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था उसका नाम था द्वैतारक सिद्धांत, है ना। द्वैतारक मतलब दो तारे। तो इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति दो तारों से हुई है, ना कि एक तारे से। अभी इसके पहले जब हमने पढ़ा था कांट और लाप्लास को पढ़ा था, यहाँ पर जो लाप्लास है इनका एक तारक सिद्धांत है ना, और जो कांट का है वह भी एक तारक है। तो उन्होंने माना था कि एक तारा है और एक तारे में विस्फोट हुआ और उसके कारण ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन जो मोल्टन है और चैम्बरलिन है ना, मोल्टन और चैम्बरलिन, यहाँ पर चैम्बरलिन का पूछा गया है, तो मोल्टन और चैम्बरलिन के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वह द्वैतारक है, जो यह मानते हैं कि सौर मंडल की उत्पत्ति दो तारों से हुई है, ना कि एक तारे से। 1905 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक चैम्बरलिन और मोल्टन ने कहा कि एक अन्य भ्रमण तारा सूर्य के पास से गुजरा। ठीक, क्या हुआ, एक जो सूर्य था, ये सूर्य जो है इसके पास से एक तारा गुजरा और जैसे जैसे वह तारा सूर्य के नजदीक आता गया, जैसे जैसे वह तारा क्या हो रहा है, सूर्य के पास आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, सूर्य से जो सूर्य है तो सूर्य की सतह से सिगार के जैसे ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, तो इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, मतलब उसके आकर्षण के कारण, है ना, तारे की जो आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य की जो सतह से एक सिगार की आकृति का पदार्थ निकलकर अलग हो गया। मतलब जैसे जैसे वो तारा पास में आ रहा था तो सूर्य की सतह से पदार्थ है ना, उससे आकर्षित होकर एक जो पदार्थ है वह बाहर निकलकर आ गया और जब यह तारा सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य की सतह से बाहर निकला हुआ सिगार आकृति का पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। तारा क्या किया, तारा तो चक्कर लगा रहा था, उसके पास में आया तो इसके पदार्थ को उसने आकर्षित किया।
ये पदार्थ उससे आकर्षित हुआ, उसकी तरफ खींचने लगा। लेकिन तारा क्या हो रहा है, जब दूर जाने लगा तो यही जो पदार्थ जो सूर्य से अलग हुआ था, तो यह सूर्य के आसपास क्या करने लगा, अब चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे सूर्य की सतह से निकला हुआ भाग ठंडा होने लगा, जिसमें इसमें सिकुड़न आ गई और जिससे इसमें टुकड़े हो गए। ठीक, अब क्या हुआ, सूर्य के पास घूम रहा था, फिर यह ठंडा हुआ, ठंडा होने के कारण यह सिकुड़ गया और सिकुड़ने से इसमें क्या हुआ, और भी टुकड़ों में बट गया। ठीक है, यही जो पहला पदार्थ था, जो पहला वो पदार्थ था, उसमें सिकुड़न आई और सिकुड़न आने से यह क्या हो गया, यह ठंडा हुआ, ठंडा होने से इसमें टुकड़े हो गए और यही टुकड़े क्या हो गए, ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार से मोल्टन और चैम्बरलेन क्या मानते हैं, मोल्टन और चैम्बरलेन मानते हैं कि दो तारे थे, है ना। तो जिस पहला तो सूर्य हो गया आपका, दूसरा तो जब सूर्य के निकट है ना तारा आया, तो वह जैसे जैसे उसके पास आता जा रहा था तो उसमें से पदार्थ आकर्षित हो रहा है और आकर्षित हो रहा है तो वो पदार्थ निकल के सूर्य से क्या हो गया, बाहर आ गया। और जो तारा है वह दूर जा रहा है, वह तो अपनी गति पे चला जा रहा है और यह तारा तो चला गया, लेकिन ये जो पदार्थ है जो सूर्य से अलग हुआ तो वह सूर्य के क्या करने लगे, राउंड लगाने लगा, गोल गोल घूमने लगा और धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, यह भाग ठंडा हुआ और ठंडा होने के कारण यह सिकुड़ने लगा। अब सिकुड़ने लगा तो इसके क्या हो गए, टुकड़े हो गए और टुकड़े होने से ग्रहों का निर्माण हो गया। यह चैम्बरलेन और मोल्टन के अनुसार है।